नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रश्नोत्तरी सीरीज का 10वां पार्ट है। पिछले 9 पार्ट में हमने दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ा और आज हम मुगल वंश का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुगल वंश के समाप्ति के उपरांत मैं आपको विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक हम जो भी कवर कर रहे हैं, आगे जो भी कवर करने वाले हैं, उसमें मेरा प्रयास एक बार पूरे सिलेबस को कवर कर लेना है। उसके उपरांत मैं पुनः दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करूंगा, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए बहुत से एडवांस प्रश्नों को देखेंगे और इसी प्रकार हम मुगल वंश और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए भी एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। उसके उपरांत ही हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास पूर्ण रूप से समाप्त माना जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसे थोड़ा शेयर वेयर कर दो दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसका फायदा पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण अधिकारों का स्वामी, खलीफा का प्रतिनिधि, बहादुर या श्रेष्ठ मनुष्य। अगर बात की जाए कि मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो वो तो होता है बहादुर। पर इन्हें मुगल कहा क्यों जाता था दोस्तों? तो देखिए, जितने भी अकबर काल के इतिहासकार रहे हैं, जैसे कि अबुल फजल हो गया या जो भी और बदायूनी हो गया, या किसी अन्य इतिहासकार ने भी अकबर के लिए या फिर किसी भी मुगल बादशाह के लिए मुगल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये तो बाद के इतिहासकार हैं, या हम कह सकते हैं आधुनिक इतिहासकार हैं, जिन्होंने मुगल बादशाहों के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन उन्होंने मुगल का प्रयोग क्यों किया है, तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें जानना होगा कि मुगल में या बाबर में 2 योद्धाओं का रक्त था। यदि बात करें पिता की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर का 5वां वंशज था। वहीं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो मंगोल चंगेज खां का रक्त होने के कारण मुगल बादशाह मुगल कहलाए। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल बादशाहों के मुगल कहलाने के पीछे क्या कारण है, तो चंगेज खां का वंशज होना। पर यदि आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। देखिए, मुगल बादशाहों के द्वारा यदि आत्मकथा लिखने की बात की जाए तो 2 मुगल बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। एक है बाबर और एक है जहांगीर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी के नाम से लिखी है, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, और वहीं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा के नाम से लिखी है। पर हमारे पास ऑप्शन में बाबर और जहांगीर दोनों ही अवेलेबल हैं, तो हमें थोड़ा सा और डिटेल से ध्यान देना पड़ेगा। तुझके बाबरी की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में करी है, वहीं जहांगीरनामा की रचना जहांगीर ने फारसी भाषा में करी है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उत्तर हो जाएगा बाबर। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उत्तर हो जाएगा जहांगीर। और चूंकि यहां पर फारसी भाषा पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा जहांगीर।
बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। वहीं इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है मैडम बेवरीज ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में भारत में कितने मुस्लिम एवं हिंदू राज्यों का वर्णन करता है? 2 मुस्लिम 5 हिंदू, 5 मुस्लिम 2 हिंदू, 3 मुस्लिम 3 हिंदू या 5 मुस्लिम 5 हिंदू। देखिए बाबर ने जब भारत में आक्रमण किया तो कई हिंदू राज्य थे, पर बाबर अपनी आत्मकथा में 2 ही हिंदू राज्यों का वर्णन करता है। यदि बात की जाए कि कितने हिंदू राज्यों का वर्णन करता है तो केवल 2 हिंदू राज्यों का वर्णन करता है। एक तो मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। मेवाड़ के शासक राणा सांगा से उसका खानवा का युद्ध हुआ और बड़ी मुश्किल से उस युद्ध को बाबर जीत पाया था। यदि खानवा के युद्ध में बाबर पराजित हो जाता तो मुगल सत्ता भारत में कभी स्थापित नहीं हो पाती। तो इस वजह से उसने मेवाड़ का वर्णन किया है। वहीं दक्षिण भारत में बेहद शक्तिशाली हिंदू राजा कृष्णदेवराय का शासन था, इस वजह से वह विजयनगर का वर्णन भी करता है। तो हमारे पास 2 हिंदू केवल इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उत्तर तो हमें यहां से मिल गया। पर बात की जाए कि वह किन 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन करता है, तो वह 5 मुस्लिम राज्य हैं गुजरात, मालवा, बंगाल, आगरा और दक्षिण भारत का मुस्लिम राज्य बहमनी। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन बाबर अपनी आत्मकथा में करता है। ये इसकी स्लाइड है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना, मीर अबू तालिब, मैडम बेवरीज या पायंदा खां? तो देखिए बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। हमने पढ़ा कि बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी हुई उसकी आत्मकथा है जो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी हुई है और इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। वहीं इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है मैडम बेवरीज ने। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे दोस्तों, जिन्हें बाद में अकबर के द्वारा खाने खाना की उपाधि दी गई थी। तो अगर आपसे पूछे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है तो उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। वहीं यदि आपसे इंग्लिश का पूछ ले तो उत्तर हो जाएगा मैडम बेवरीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने किस विजय के बाद मिर्जा की उपाधि त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण करी? कंधार विजय, मुल्तान विजय, समरकंद विजय, काबुल विजय? तो दोस्तों जो बाबर के पिता थे वो फरगना के शासक थे। मध्य एशिया में एक देश है फरगना, वहां के वो शासक थे और उनकी पिता मृत्यु के बाद बहुत छोटी उम्र में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। पर चूंकि बाबर बहुत छोटा था, अल्प आयु का था, तो उसके मामा और चाचाओं की नजर फरगना की गद्दी पर थी और वे लगातार बाबर पर आक्रमण कर रहे थे। वहीं उज्बेक नेता शैबानी खां भी फरगना पर आक्रमण कर रहा था और शैबानी खां और बाबर के मध्य समरकंद को लेकर बार बार लड़ाई होती थी। कई बार बाबर जीतता था, कभी शैबानी खां जीतता था। अंततः परेशान होकर बाबर ने फरगना और समरकंद को भूल काबुल पर कब्जा कर लिया और अपनी सत्ता को काबुल में स्थापित कर लिया और यह काबुल विजय हुई थी 1504 में। और इस विजय से पहले बाबर के पूर्वज या स्वयं बाबर भी मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। मिर्जा बाबर, मिर्जा उमर शेख, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। सुलेमान मिर्जा इनके वंशज थे, इनके भतीजे थे सुलेमान मिर्जा। तो ये सभी मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। पर काबुल विजय के बाद जब काबुल का शासक बना बाबर, तो उसके कुछ समय बाद लगभग 1508 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग दी और उसने जो उपाधि धारण करी वो उपाधि थी पादशाह। जी हां दोस्तों, पादशाह। पादशाह का तात्पर्य होता है सभी अधिकारों का स्वामी, जिसके अंदर सारे अधिकार हों।
और धीरे धीरे ये शब्द बिगड़ते बिगड़ते या हिंदुस्तान में आने के बाद यह शब्द बन गया बादशाह। तो सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बादशाह की उपाधि धारण करी? तो उत्तर हो जाएगा बाबर। भारत में आने से बहुत समय पूर्व लगभग 1508 में। और किस विजय के उपरांत? तो काबुल विजय के उपरांत। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वे सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, और सुल्तान का अर्थ होता था खलीफा का प्रतिनिधि, और वो खलीफा से सनद प्राप्त करते थे, नाम मात्र का अधिकार पत्र प्राप्त करते थे। ये सभी चर्चाएं हम कर चुके हैं। जबकि मुगल बादशाहों ने कभी खलीफा से किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, कोई सनद प्राप्त नहीं करी, क्योंकि वे स्वयं को बादशाह कहते थे, संपूर्ण अधिकारों का स्वामी कहते थे। तो आपसे पूछ ले किस विजय के उपरांत? तो काबुल विजय के उपरांत। कुछ बात कर लें बाबर की, तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ। कहां पर हुआ? तो फरगना में हुआ, मध्य एशिया के ट्रांसऑक्सियाना के प्रांत फरगना में। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम कुतुबुल निगार खान। वहीं इनकी दादी का नाम दौलगत एहसान बेगम था। देखिए, कभी किसी की दादी का नाम नहीं पूछा जाता, पर आपको बाबर की दादी का नाम याद रखना है। अब इसके पीछे क्या कारण है? तो मैंने आपको अभी बताया कि बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा, देखिए 1483 में उसका जन्म हुआ है और 1494 में वो फरगना का शासक बन रहा है, यानी मात्र 11 वर्ष की उम्र में एक बच्चा था बाबर। और बाबर गद्दी पर बैठने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है अपने चाचाओं से, मामाओं से। तो एक छोटा सा बच्चा कैसे संघर्ष करेगा? वास्तव में वह संघर्ष बाबर की दादी ने करा है। दौलगत एहसान बेगम के वजह से बाबर को फरगना की सत्ता प्राप्त हुई है, या कह सकते हैं कि अपनी दादी के एहसानों के कारण दौलत प्राप्त हुई, दौलगत एहसान बेगम। तो इस वजह से इनकी दादी का नाम वैसे पूछा नहीं गया है, पर आप माइंड में रख सकते हैं दौलगत एहसान बेगम की। कभी भविष्य में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता कुतुबुल निगार खान, और दादी का नाम दौलगत एहसान बेगम। पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज, माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत में कौन सा सिक्का चलाया गया? अदली, संसगनी, बिख या शाहरुख? तो दोस्तों, जो भी मध्यकाल में सिक्के चले हैं उन सिक्कों पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर एक बार पुनः देखें तो दिरहम नाम का चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में चलाया गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह चांदी का सिक्का था। वहीं बात करें टंका और जीतल की, टंका चांदी का सिक्का था, वहीं जीतल तांबे का सिक्का था, और ये दोनों ही सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। अदली नाम का चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने 3 सिक्के चलाए थे। संसगनी जो एक चांदी का सिक्का था, अद्दा और बिख ये दोनों ही चांदी और तांबे के मिश्रित धातु के सिक्के थे। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। वहीं बहलोली नाम का चांदी का सिक्का बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया था। बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि बाबर ने भारत में कौन सा सिक्का चलाया, तो इसने चलाया था शाहरुख। इस सिक्के के 2 पहलू थे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो चारों खलीफाओं का नाम लिखा हुआ था, चारों खलीफाओं का नाम, और दूसरी तरफ स्वयं बाबर का नाम लिखा हुआ था, और बाबर के साथ ही तैमूर लंग के बेटे शाहरुख का नाम था, इसीलिए इसे शाहरुख प्रकार का सिक्का कहते हैं। तो बाबर द्वारा भारत में कौन सा सिक्का चलाया गया? शाहरुख सिक्का। और यह सिक्का आपसे पूछ लिया जाए किस धातु का था, तो चांदी का सिक्का था। तो ये सिक्के आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं मैच दी फॉलोइंग्स में या डायरेक्ट। चलिए, ये स्लाइड है जो मैं बता चुका हूं, वही है। शाहरुख बाबर द्वारा चलाया गया एक चांदी का सिक्का था, जो उसने तैमूर के बेटे शाहरुख के सम्मान में चलाया था। इस सिक्के के एक तरफ चारों खलीफाओं का नाम और दूसरी तरफ उसका स्वयं का नाम लिखा होता था। अगला प्रश्न देखते हैं,
बाबर ने युद्ध की तुलगमा पद्धति किससे सीखी? पठानों से, मंगोलों से, उज्बेकों से, अफगानों से। तो देखिए बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति, इसे तुलगमा भी कहते हैं, तुलगमा, तुलगमा पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और ये इसने उज्बेकों से सीखी थी। देखिए वास्तव में उज्बेकों ने इसे कोई पद्धति सिखाई नहीं थी, या ऐसा नहीं था कोई प्रशिक्षण दिया था, बल्कि उज्बेक नेता था शैबानी खां, और शैबानी खां और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, और शैबानी खां द्वारा इस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया, और इसी युद्ध पद्धति के कारण बाबर पराजित हो गया। बाबर पराजित हो गया क्योंकि बाबर के लिए युद्ध पद्धति नई थी। इस युद्ध पद्धति में तोपों को और सेना को विशेष तरीके से खड़ा किया जाता था, और बाबर इस युद्ध पद्धति को समझ नहीं पाया और पराजित हो गया। पर कहते हैं कि एक अच्छा योद्धा अपनी पराजयों से भी सीख लेता था, और बाबर एक दुर्जय योद्धा था। उसने अपनी इस पराजय से सीख ली, उसने इस तुलगमा पद्धति पर अध्ययन किया, इसे समझा, और बहुत समय बाद भारत में जब उसका सामना राणा सांगा जैसे दुर्जय योद्धा से हुआ, तब इसने इसी पद्धति का प्रयोग किया, और यहां पर बाबर के राणा सांगा के लिए युद्ध पद्धति बिल्कुल नई हो गई, और इसी कारण राणा सांगा एक विशाल सेना के होने के बावजूद, एक दुर्जय योद्धा होने के बावजूद बाबर की छोटी सी सेना से पराजित हो गए। यानी जिस युद्ध पद्धति से कभी बाबर स्वयं पराजित हुआ था, उसी युद्ध पद्धति को सीख करके बाबर ने हिंदुस्तान में सत्ता कायम कर ली। तो दोस्तों पराजय से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पराजय से सीख लेनी चाहिए, दोबारा तैयारी करनी चाहिए और टूट कर पढ़ना चाहिए। यदि आप आज से पहले एग्जाम में विफल हुए तो कोई घबराने की बात नहीं, तैयारी कीजिए और पेपर को नेस्ता नाबूद कर दीजिए बाबर की तरह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस युद्ध में भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया? चंदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, या बयाना के युद्ध में? देखिए आपसे पूछ रहा है सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग। यदि बात की जाए कि सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किसने किया है, तो भारत में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया है, और पानीपत के युद्ध में। यदि बात करें बारूद का या तोप का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था, तो देखिए बाबर से भी पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था। पर फिरोज शाह तुगलक ने इसका प्रयोग किसी युद्ध में नहीं किया था, अपितु पटाखों के रूप में, आतिशबाजी के रूप में किया था, जबकि युद्ध में सबसे पहले इसका प्रयोग बाबर ने किया है। तो मूलतः प्रश्न अक्सर बाबर के ही केस में पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कभी प्रश्न पूछा नहीं गया। पर यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था आतिशबाजी के रूप में। पर यदि युद्ध पूछा जाए तो आपको बाबर ही याद रखना है। और ट्विस्ट डाल देते हैं, बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि बाबर ने सबसे पहले भेरा के युद्ध में प्रयोग किया है। बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 5 बार आक्रमण किए, और इसने पहली बार बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया। तो इस भेरा की, इस युद्ध नहीं लड़ाई कह सकते हैं, इस भेरा की लड़ाई में बाबर ने सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया है। पर एक छोटी लड़ाई थी, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। बड़ा युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, और इस पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। पर यदि ऑप्शन में भेरा की लड़ाई और पानीपत का युद्ध दोनों ही दे रखा हो तो ध्यान रखिएगा भेरा की लड़ाई सही उत्तर हो जाएगा। पर यदि भेरा की लड़ाई नहीं दिया हुआ है तो सही उत्तर होगा पानीपत के युद्ध में। तो प्रश्न को मैंने अक्सर कहा है बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं बस प्रश्न पूछा और सीधे आपने पानीपत का युद्ध देखा और टिक कर दिया और खुश हो गए, वाह कितना आसान प्रश्न आया है। आसान प्रश्न आपको बर्बाद कर देता है अगर आपने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा। एग्जामिनर भी जानता है कि इसका उत्तर सभी को पता होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भेरा पर कब्जा करने के उपरांत बाबर ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? मुल्ला मुर्शीद को, तारदी बेग को, बैरम खां को, या हिंदू बेग को?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध से पूर्व भारत पर 5 बार आक्रमण किया है और इसने पहली बार आक्रमण किया है 1519 में बाजौर और भेरा पर। और जब उसने भेरा पर कब्जा कर लिया तो उसने अपना एक दूत भेजा है दिल्ली के दरबार में इब्राहिम लोदी के पास, और उस दूत का नाम है मुल्ला मुर्शीद। इब्राहिम लोदी के दरबार में भेजा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि उसने इस भेरा और बाजौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया तो उत्तर हो जाएगा हिंदू बेग। तो अगर आपसे पूछ ले दरबार में किसे भेजा, मुल्ला मुर्शीद को, और प्रशासक किसे नियुक्त किया, हिंदू बेग को। बात की जाए बैरम खां की तो यह अकबर का संरक्षक था। वहीं तारदी बेग, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो अकबर को या बैरम खां को हुमायूं की मृत्यु की सूचना देने वाला व्यक्ति था तारदी बेग। बात करें बाबर ने, मैंने आपको बताया कि बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1519 में उसका पहला आक्रमण बाजौर और भेरा में हुआ, और यहां पर जिस जाति का निवास था वो था यूसुफजई जाति। याद रखिएगा, कालांतर में इसी जाति के विरुद्ध लड़ते हुए बीरबल की मृत्यु हुई थी। तो बाबर ने भी पहला अभियान जिस जाति के विरुद्ध किया वह जाति थी यूसुफजई जाति। इस आक्रमण के दौरान बाजौर पर कब्जा कर लिया गया, और बाजौर के बाद आगे बढ़ा बाबर झेलम नदी को पार करके भेरा पर कब्जा कर लिया। और भेरा पर कब्जा करने के बाद उसने मुल्ला मुर्शीद को तो भेजा है दरबार में इब्राहिम लोदी के, और हिंदू बेग को वहां का प्रशासक नियुक्त करा है। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने 5वां आक्रमण किसके विरुद्ध किया? आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, उस्ताद अली या ख्वाजा मेहदी हसन? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दौलत खान लोदी। बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले कई बार भारत पर आक्रमण किए, लेकिन पानीपत के युद्ध जो हुआ था छठा आक्रमण, कहा जाता है कि बाबर की कोई खास रुचि थी नहीं भारत पर आक्रमण करने की, क्योंकि भारत में बाबर को मनमाफिक सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। बाबर आता था, कुछ क्षेत्र जीतता था, वापस चला जाता था, वो क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो जाते थे। ये क्रम चल रहा था और बाबर परेशान हो चुका था और वह भारत पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ चुका था। पर कहते ना दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए। इब्राहिम लोदी का एक रिश्तेदार था आलम खान लोदी। ये इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार था और ये स्वयं को गद्दी का दावेदार मानता था। इसने और पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी, इन दोनों ने बाबर के पास संदेश भेजा कि आप आइए, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कीजिए, इस युद्ध में हम आपकी सहायता करेंगे। शर्त यह थी कि जीतने के बाद आलम खान लोदी को गद्दी देनी थी दिल्ली की। बाबर जब भारत पर आक्रमण करने आया, तीसरा या चौथा के लगभग तीसरा आक्रमण किया, फिर चौथा आक्रमण किया, फिर 5वां आक्रमण किया, तो जब चौथा आक्रमण कर रहा था बाबर, तो दौलत खान लोदी ने वादा किया था मदद का, पर बाबर की मदद करने से दौलत खान लोदी पीछे हट गया और अपने 5वें आक्रमण के दौरान दौलत खान लोदी की दगाबाजी की सजा देने के लिए बाबर ने दौलत खान लोदी पर आक्रमण किया, या हम कह सकते हैं पंजाब पर आक्रमण करा। तो बाबर ने अपना 5वां आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो उत्तर हो जाएगा दौलत खान लोदी। ये बाबर के सभी आक्रमणों की लिस्ट है। पहला आक्रमण मैं बता चुका हूं 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर। बाबर ने दूसरा आक्रमण भी 1519 में ही किया है, यूसुफजई जाति के विरुद्ध ही।
अपने तीसरे आक्रमण में भी बाबर आगे नहीं बढ़ पाया, बल्कि भेरा और बाजौर स्वतंत्र हो गए थे। उन भेरा और बाजौर पर पुनः कब्जा कर लिया। तो बाबर आक्रमण कर नहीं रहा है भारत पर, और भारत पर आक्रमण न करने के बाद आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने बाबर के पास संदेश भेजा, और बाबर ने भारत पर अपना चौथा आक्रमण किया 1524 में। इस आक्रमण में दौलत खान लोधी को मदद करनी थी, पर उसने मदद की नहीं। तो बाबर ने पांचवा आक्रमण किया दौलत खान लोधी के विरुद्ध, और छठे आक्रमण की परिणति हुई पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली में मुगल सत्ता स्थापित हो गई, और युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, काबुल की जनता बाबर को क्या कहकर बुलाती थी? कलंदर, भगंदर, हजरत आला या जिल्ले इलाही? तो दोस्तों, काबुल की जनता बाबर को कलंदर कहकर बुलाती थी। कलंदर का अर्थ होता है दानवीर। तो ऐसा क्या किया था बाबर ने कि काबुल की जनता बाबर को दानवीर या कलंदर कहकर बुलाती थी? क्योंकि जब बाबर काबुल पर राज्य कर रहा था तो काबुल में भयंकर गरीबी थी, और बाबर के समय में काबुल की जनता की स्थिति बहुत दयनीय थी, और बाबर ने ऐसा कुछ किया नहीं था जिस वजह से बाबर की जनता या काबुल की जनता बाबर को दानवीर या कलंदर की उपाधि देती। पर वास्तव में बाबर काबुल की जनता से बहुत प्यार करना चाहता था, वो इसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर उसकी आर्थिक मजबूरी थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। जब भारत पर आक्रमण किया, पानीपत का प्रथम युद्ध उसने जीत लिया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी, तब भारत की अकूत दौलत बाबर के हाथ लग गई, और कहा जाता है कि इस दौलत के हाथ लगने के बाद बाबर ने काबुल की जनता में सोने के सिक्के बंटवाए, सोने चांदी के सिक्के बंटवाए, और काबुल की जनता ने खुश होकर के बाबर को कलंदर की उपाधि दी। तो आपसे पूछ लिया जाए काबुल की जनता बाबर को क्या कहकर बुलाती थी, तो उत्तर हो जाएगा कलंदर। आप स्लाइड देख सकते हैं। बाबर द्वारा नवीन लेखन शैली विकसित की गई, उसका क्या नाम था? देखिए, बाबर एक श्रेष्ठ शासक होने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, जिसका नाम है तुजुके बाबरी, जिसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और इंग्लिश में अनुवाद किया है मैडम बेवरीज ने। इसके अलावा बाबर ने एक काव्य संग्रह लिखा है जिसका नाम है दीवान, खते बाबरी लिखी है जिसे रिसाले उसज भी कहते हैं, और लेखन की एक नई शैली विकसित की है, और इस नई शैली का नाम है दोस्तों मुबैयान। चलिए, अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखित काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए, बाबर ने तुजुके बाबरी लिखी है जो कि उसकी आत्मकथा है, और यह आत्मकथा भी तुर्की भाषा में लिखी हुई है। इसके अलावा उसने खते बाबरी लिखी है, वो भी तुर्की भाषा में लिखी हुई है, और एक काव्य संग्रह लिखा है तुर्की भाषा में ही, और इस काव्य संग्रह का नाम आपसे पूछ रहा है, तो उस काव्य संग्रह का नाम हो जाएगा दीवान। यानी बाबर ने दीवान नाम से कविताओं का एक संग्रह लिखा है तुर्की भाषा में। यानी बाबर एक अच्छा कवि भी कह सकते हैं आप, मल्टी टैलेंटेड आदमी था। खते बाबरी की रचना बाबर के द्वारा की गई, उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया तुर्के बाबरी आत्मकथा है, काव्य संग्रह दीवान के नाम से। इसके अलावा इसे ने खते बाबरी की भी रचना की, और खते बाबरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रिसाले उसज के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का तोपची कौन था? पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने जीता, उसका मुख्य कारण ही क्या था? क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, और इससे पूर्व भारत की सेना में कोई तोपों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता नहीं था। भारत की विशाल सेना तोपों से लगभग अपरिचित थी। इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी,
पर वो तोपों से अपरिचित थी और इब्राहिम लोदी की सेना में बहुत बड़े स्तर पर हाथी हुआ करते थे। और इससे पहले ये जो हाथियों की सेना होती थी ये बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी, जिस पे हाथियों की जितनी बड़ी सेना हो उसको युद्ध में पराजित करना उतना ही असंभव होता था। पर यही हाथियों की सेना काल बन गई खानवा के युद्ध में राणा सांगा के लिए और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के लिए, क्योंकि जब तोपें फटती थी तो ये हाथी परेशान हो जाते थे, घबरा जाते थे और इधर उधर भागते थे और अपनी ही सेना को रौंद दिया करते थे। यानी कि बाबर की विजय का प्रमुख कारण था तोपों का प्रयोग, और तोपों का प्रयोग करने के लिए इसके पास कुशल तोपची थे और उन तोपचियों का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो इसके तोपची का नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा खान, यानी 1 और 3। देख लीजिए ऑप्शन में कहां पर है ही नहीं दोस्तों ऑप्शन में, तो आप एक काम कीजिए यहां पर ऑप्शन बना लीजिए, एक ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। जबकि बात करें रूमी खान की तो रूमी खान हुमायूं का तोपची था, और वास्तव में ये हुमायूं का भी तोपची नहीं था, ये था गुजरात के शासक बहादुर शाह का तोपची। पर मंदसौर के युद्ध और सारंगपुर के युद्ध में बहादुर शाह को पराजित कर दिया था हुमायूं ने, और हुमायूं का जो रूमी खान था वो उस पराजय के बाद हुमायूं की सेवा में आ गया और उसके बाद हुमायूं के साथ मिलकर इसने कई युद्ध लड़े। तो हुमायूं का तोपची था रूमी खान, जबकि बाबर का तोपची था उस्ताद अली और मुस्तफा खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है। तो बात की जाए कि बाबर ने सबसे पहले भारत में जो युद्ध लड़ा है वो युद्ध लड़ा है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इसके बाद बयाना की लड़ाई हुई है। बयाना की लड़ाई में बाबर की ओर से मेहंदी हसन थे, ख्वाजा मेहंदी हसन, और सामने राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। तो बयाना की लड़ाई, और बयाना की लड़ाई में बाबर की सेना बुरी तरह पराजित हुई और उसके बाद जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध था खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। और इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई, और इस खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने महलक देव को पराजित किया है, मेदिनी राय को पराजित किया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध, अच्छा इसमें पानीपत का युद्ध तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बयाना की लड़ाई, तो पहला हो जाएगा बयाना की लड़ाई, और बयाना की लड़ाई के बाद खानवा का युद्ध, तो ऑप्शन में हो जाएगा 4-3। खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी के युद्ध के बाद महमूद लोदी और नुसरत शाह के विरुद्ध जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध नदी और थल दोनों पर लड़ा गया, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जल में और थल में दोनों जगह कौन सा युद्ध लड़ा गया है तो वो युद्ध था घाघरा का युद्ध। तो 4-3-2-1 ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए। सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा गया, फिर बयाना की लड़ाई, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, और फिर घाघरा का युद्ध। आपसे इनके शासक भी पूछे जा सकते हैं कि इन सभी में एक और तो बाबर था, दूसरी ओर कौन था, तो पानीपत के युद्ध में कौन था, पानीपत के युद्ध में था इब्राहिम लोदी। बयाना की लड़ाई में भोजराज। वास्तव में इस बयाना की लड़ाई में कहीं बाबर था ही नहीं, एक तरफ था ख्वाजा मेहंदी हसन, दूसरी तरफ थे राणा सांगा के पुत्र भोजराज। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा, चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय, जबकि घाघरा के युद्ध में एक ओर थे बाबर, दूसरी ओर थे महमूद लोदी और बंगाल का शासक नुसरत शाह। तो उत्तर हो जाएगा 4-3-2-1। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा के युद्ध से संबंधित असत्य कथन छांटिए। देखिए पानीपत के युद्ध के उपरांत खानवा का युद्ध हुआ है, जिसमें एक ओर था बाबर और एक ओर था राणा सांगा। पर इस खानवा के युद्ध से पहले बयाना की लड़ाई लड़ी गई है, बयाना की लड़ाई अभी चर्चा करी थी मैंने थोड़ी देर पहले।
और इस बयाना की लड़ाई में एक और हैं ख्वाजा मेहंदी हसन। ख्वाजा मेहंदी हसन ये बाबर के दामाद हैं और दूसरी तरफ हैं राणा सांगा के पुत्र भोजराज। और कहते हैं कि इस युद्ध में मेवाड़ की सेना ने इस ख्वाजा मेहंदी हसन की सेना को या बाबर की सेना को बुरी तरह पराजित किया और इस पराजय को देख करके बाबर के सैनिक हतोत्साहित हो गए, घबरा गए और बाबर के सैनिकों ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। और वहीं मोहम्मद शरीफ नाम का एक ज्योतिष था, विद्वान था, जिसने घोषणा करी कि इस युद्ध में बाबर की हार होगी। एक तो पहले ही बयाना की लड़ाई में सैनिक बुरी तरह हारे बैठे हैं और मोहम्मद शरीफ कह रहा है कि जो अगली लड़ाई होने वाली है इस युद्ध में बाबर की हार होगी। तो सैनिक पूरी तरह हतोत्साहित हो गए और उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। जब लड़ने से इनकार कर दिया तो बाबर जो कि एक कुशल सेनापति था, उसने दो कमजोरियों पर नस दबाई सैनिकों की, एक तो धार्मिक और दूसरी आर्थिक। आर्थिक नस के तहत उसने कर हुआ करता था तमगा नामक कर। उसने कहा कि अगर तुम ये युद्ध लड़ोगे और जीतोगे तो ये जो तमगा नाम का कर है ये मैं कर तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा। दूसरी बात, उसने इस लड़ाई को धार्मिक नाम दिया और उसे कहा कि ये कोई युद्ध नहीं है बल्कि ये तो जिहाद है जिसमें हम काफिरों का नाश करने जा रहे हैं। देखिए, काफिर का अर्थ तो होता है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, लेकिन यहां बाबर ने जिहाद का नारा देते हुए काफिर हिंदुओं के लिए प्रयोग किया। तो सैनिकों में एक तो धार्मिक उत्साह जागृत हुआ, उन्हें लगा कि चलो युद्ध जीत गए तो आर्थिक बोझ हमारे ऊपर से हट जाएगा। तो इस प्रकार उस बाबर के सैनिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। वहीं राणा सांगा ने पाती पेरवन का आह्वान किया। पाती पेरवन राजपुताने की एक परंपरा होती है। मुसीबत के समय में जब राजपुताने का कोई शासक पाती पेरवन का आह्वान करता है तो राजपुताने के सभी राजाओं को उस शासक का साथ देना होता है। लेकिन यह पाती पेरवन का आह्वान जब होता है जब बाहर की कोई शक्ति लड़ रही हो, दो राजपूत शासक आपस में लड़ रहे हैं, तभी इसका आह्वान नहीं हो सकता। तो एक तरफ राणा सांगा राजपूत और बाहरी शक्ति बाबर। तो राणा सांगा ने पाती पेरवन का आह्वान किया और राजपुताने के समस्त राजा राणा सांगा के ध्वज तले युद्ध करने को तैयार हो गए और राणा सांगा की एक विशाल सेना का जन्म हुआ। पर फिर भी राणा सांगा की सेना पराजित हुई। तो ये तीनों कथन सही हैं, जबकि आपसे पूछ रहा है असत्य कथन, तो उत्तर तो हो जाएगा डी। पर देखें अगर क्या कहता है डी, तो बाबर ने सैनिकों में मुफ्त शराब बांटी। तो देखिए, बाबर ने सैनिकों में मुफ्त शराब बांटी नहीं है बल्कि शराब पर प्रतिबंध लगाया है। शराब पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, युद्ध को धार्मिक रूप दे रहा है बाबर। तो बाबर ने कहा कि जब धर्म की लड़ाई होती है तो शराब जैसे, मदिरा जैसे दुर्व्यसनों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हम इस शराब पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि बाबर ने सैनिकों में मुफ्त शराब बांटी। चलिए अगला प्रश्न है, किस युद्ध के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी? तो देखिए, गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला। दिल्ली सल्तनत के समय में भी हमने इस प्रश्न को देखा था और मैंने आपसे पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण करी थी? वहां उत्तर था गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके एक धर्म परिवर्तित मुसलमान खुसरव शाह गद्दी पर बैठा, जिसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गवर्नर था गाजी मलिक, जिसने गाजी की उपाधि धारण करी थी, काफिरों को मारने वाला। और उसने नारा दिया, इस्लाम खतरे में है। दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू शासक बैठा हुआ है और उसने युद्ध करा, खुसरव शाह को पराजित करा और दिल्ली पर कब्जा करके तुगलक वंश की स्थापना करी। गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण करी।
जबकि पहला मुगल शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण करी वो बाबर था, काफिरों को मारने वाला। और खानवा के युद्ध को बाबर ने धार्मिक रूप ही तो दिया था, काफिरों को मारने के लिए तो युद्ध किया था, जिहाद का नारा दिया था। तो राणा सांगा को पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करी है। तो किस युद्ध के उपरांत? खानवा के युद्ध के उपरांत। तो उत्तर हो जाएगा खानवा के युद्ध के उपरांत बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया? तो अभी अभी चर्चा करी थी कि बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत के युद्ध के बाद उसने बयाना का युद्ध लड़ा, बयाना के युद्ध के उपरांत खानवा का, खानवा के उपरांत चंदेरी का, और चंदेरी के उपरांत घाघरा का। ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं दोस्तों, और यही इनका क्रम है। घाघरा का युद्ध महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का वंशज है ये महमूद लोदी, और बंगाल का शासक नुसरत शाह। महमूद लोदी और बंगाल का शासक नुसरत शाह है। इनके विरुद्ध बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा, जो कि घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। और यह लड़ाई जो है नदी में भी हुई है, भाई नाव में सैनिक बैठ बैठ कर लड़ रहे हैं आपस में, और थल पर भी लड़ी गई है। इसलिए एक ऐसा युद्ध है जिसे जल और थल दोनों जगह लड़ा गया। तो आपसे पूछा जाए वो कौन सा युद्ध है, तो वो युद्ध है दोस्तों घाघरा का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह की कब्र भारत में नहीं है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। देखिए ये सभी भारत के शासक हैं, और देखा जाए तो इन सभी की कब्र भारत में होनी चाहिए, और ऐसा था भी। बात करें बाबर को, तो बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। और कहते हैं कि जब बाबर की वसीयत पढ़ी जा रही थी तो उस वसीयत में बाबर ने लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। बाबर काबुल से, काबुल की जनता से बहुत प्यार करता था, तो उसने लिखा कि मेरी इच्छा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो उसके उपरांत बाबर की इस कब्र से उसके अस्थि अवशेषों को निकाला गया और उन्हें ले जा करके काबुल में दफना दिया गया। बाद में काबुल ले जाया गया। तो वर्तमान में जो बाबर की कब्र है वो काबुल में है, ना कि भारत में। तो एक तो हो जाएगा बाबर। बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में स्थित है। तो हुमायूं तो प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, यानी कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, और ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। जबकि बाबर की कब्र भारत में है, इसका मतलब ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया। पर बात करें अकबर की, तो अकबर की कब्र आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर है। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा नामक स्थान पर है, और यह स्थान है आगरा के निकट। जबकि बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर की कब्र भारत में ही दफनाई गई थी, शाहदरा लाहौर के निकट, लाहौर के निकट। भाई जब कब्र दफनाई जा रही थी तब तो लाहौर भारत का ही हिस्सा था। शाहदरा, ये शाहदरा दिल्ली वाला नहीं है बल्कि लाहौर वाला है। पर भारत के विभाजन के उपरांत यह स्थान पाकिस्तान में चला गया। तो वर्तमान में यह स्थान भारत से बाहर है कि नहीं है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह की कब्र भारत में नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा बाबर और जहांगीर। पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आजादी से पूर्व के भारत में नहीं है, तब उत्तर केवल बाबर होगा, जहांगीर नहीं। ऐसे टफ प्रश्न बनाए जाते हैं दोस्तों, लैंग्वेज को घुमा करके। भारत पूछा जाए, तत्कालीन भारत पूछा जाए तो बाबर और जहांगीर, आजादी से पूर्व का भारत पूछा जाए तो जहांगीर तो भारत में ही हो जाएगा, फिर केवल बाबर। और यदि मूल रूप से पूछ लिया जाए तो न तो जहांगीर न बाबर, क्योंकि जहांगीर की कब्र शाहदरा लाहौर में थी जो कि भारत का हिस्सा था, और बाबर की कब्र भी तो मूल रूप से आगरा के आराम बाग में ही थी।
तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, पूछ क्या रहा है। ये ना कहिएगा कि यार ये इसका उत्तर तो यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ाया था कई टीचरों ने। प्रश्न देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, मथा जाता है, उसके उपरांत ही उसका उत्तर दिया जाता है दोस्तों। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव में यही डिफरेंस होता है। इसलिए पहले थ्योरी को बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। इसीलिए मेरा प्रयत्न है कि प्रश्न के साथ आपको पूरी थ्योरी करा दूं मैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए मुगल बादशाहों में अक्सर गद्दी के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता है। औरंगजेब ने तो अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी, उसके उपरांत ही गद्दी पर बैठा। जबकि शाहजहां को भी गद्दी के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वो उत्तराधिकार का युद्ध इतना विशाल नहीं था, पर फिर भी इस शाहजहां को इतनी आसानी से गद्दी प्राप्त नहीं हुई। पर इस शाहजहां को भी उत्तराधिकार की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ी। जबकि हुमायूं बाबर का बेटा था और बाबर के अन्य 3 बेटे और थे, तो हुमायूं को भी ये संघर्ष करना पड़ता। इसके सारे भाई हुमायूं से ये गद्दी छीनने को तैयार बैठे थे, पर बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर देना, और हुमायूं ने उदारता दिखाते हुए साम्राज्य का विभाजन कर दिया अपने भाइयों में। हालांकि यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, उसने अपने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, और इसका फल उसे मिला 1540 में, जब उसे भारत में अपनी सत्ता खोनी पड़ी और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी अगले 15 वर्षों तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किस मुगल बादशाह ने किया था, उत्तर हो जाएगा हुमायूं। किस किस के बीच में क्या क्या विभाजित किया? तो देखिए इसका एक भाई था कामरान, और इस कामरान को इसने काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। वहीं इसका दूसरा भाई अस्करी था, जिसने उत्तर प्रदेश में संभल के आसपास का क्षेत्र दिया। वहीं हिंदाल को मेवात का क्षेत्र मिला। मेवात उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पड़ता है। इतने पर भी हुमायूं ने अपनी उदारता शांत नहीं करी, बल्कि उसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, और इस सुलेमान मिर्जा को भी हुमायूं ने बदख्शां का क्षेत्र दे दिया। बदख्शां अफगानिस्तान में पड़ता है दोस्तों। यानी अपने साम्राज्य को पूरी तरह बांट दिया। उसे लगा कि अब मेरे भाई शांत रहेंगे और हम मिलकर के शासन करेंगे। पर सत्ता कभी बांटी नहीं जाती दोस्तों, कोई सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसके ये भाई इसके सहयोगी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी बन गए, और इन्होंने हुमायूं को दर दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दिया। दोस्तों पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे डिटेल से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हुमायूं ने अपना प्रथम अभियान कहां किया? तो देखिए 1526 से लेकर के 1530 तक तो बादशाह रहा है बाबर, और इसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। 1530 से 1540 इसका पहला टेन्यूर रहा, और 1555 से 56 जब ये दोबारा आया भारत में, इसका दूसरा टेन्यूर रहा। तो 1530 से 1540 के इसके प्रथम टेन्यूर में इसने कई युद्ध लड़े, जिसमें से पहला युद्ध कालिंजर का युद्ध है, जो इसने 1531 में लड़ा कालिंजर के राजा प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध। पर इस युद्ध में कहते हैं कि इसे कुछ विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। अच्छी खासी पोजीशन पर बैठा था, कलिंजर को पूरी तरह परास्त कर सकता था, पर फिर भी इसने कलिंजर के राजा से संधि कर ली। कहते हैं हुमायूं की विफलता का कारण ही यही है। हुमायूं जितनी तेजी से अभियानों को छेड़ता था, बिना कुछ प्राप्त किए अभियान वापस भी ले लेता था। किसी एक अभियान पर जा रहा है तो बीच में रुक जाया करता था, यानी थोड़ा सा डेडिकेटेड नहीं था, कमिटेड नहीं था ये बंदा। ये तो बाबर के द्वारा खड़े किए हुए साम्राज्य को बस भोग रहा था। कई युद्ध लड़े, पर किसी भी युद्ध में इसने अपने आप को सशक्त नहीं किया। ऊपर से इसके भाइयों ने लगातार इसे कमजोर कर दिया। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं ने अपना प्रथम अभियान किसके विरुद्ध किया, तो कलिंजर। देखिए पहला अभियान 1531 में इसने कलिंजर के विरुद्ध किया है, और आपसे सुमेलित करने को पूछ रहा है। कलिंजर के बाद इसने दोहरिया की लड़ाई लड़ी है 1532 में।
और इसी 1532 में इसने चुनार का पहला घेरा भी डाला है। देखिए हुआ क्या कि दोहरिया का युद्ध हो रहा है हुमायूं का महमूद लोदी के विरुद्ध, और इस युद्ध में चुनार का शासक शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठेगा, वो मदद कर रहा है किसकी? महमूद लोदी की। और इसी वजह से हुमायूं ने इस दोहरिया के युद्ध के उपरांत चुनार पर घेरा डाल लिया। कब? 1532 में ही। और चुनार को ये काफी लंबे समय तक घेरे रहा और अंत में शेर खां और हुमायूं के मध्य संधि हो गई। तो आपसे पूछे चुनार का पहला घेरा कब पड़ा है? 1532 में। वहीं यदि आपसे दूसरा घेरा पूछे, दूसरा घेरा कब डाला था हुमायूं ने, तो दोबारा आएगा हुमायूं चुनार लौट करके 1537 में, और यहीं से हुमायूं की बर्बादी की पटकथा लिखी जाएगी दोस्तों। पर इससे पहले यदि आपसे पूछे कि चंपानेर का युद्ध कब लड़ा गया, तो चंपानेर का युद्ध लड़ा गया है 1535 में। गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध दो युद्ध लड़े गए हैं। पहला है चंपानेर का युद्ध, दूसरा है मंदसौर का युद्ध, और यह लड़ा गया है 1535 में। वहीं चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया है 1539 में, और इसी चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण करी। तो आपसे पूछे कि शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि कब धारण करी, तो चौसा के युद्ध के बाद। लेकिन इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इस युद्ध के उपरांत एक युद्ध और होगा जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं। कन्नौज का युद्ध, या आप कह सकते हैं बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, इस युद्ध में हुमायूं पूरी तरह पराजित हुआ और भारत से उसकी सत्ता समाप्त हो गई। तो बहरहाल हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। देखिए दो बार है, तो अगर 2 3 4 1 नहीं मिलेगा तब उत्तर हो सकता है 3 2 4 1 हो। तो आप देख लीजिए क्या मिल रहा है हमें। 2 3 4 1 मिल गया, तो हमने 2 3 4 1 कर दिया। अन्यथा इसका क्या हो सकता है? इसका उत्तर 3 2 4 1 भी हो सकता है। चलिए, ये चुनाव का प्रथम घेराव है, ये वैसे मैं बता चुका हूं, आप देख लीजिए। हुमायूं द्वारा चुनाव का पहला घेरा 1532 में लगाया गया। इस समय चुनार में शेर खां, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठेगा, के अधिकार क्षेत्र में था। हुमायूं ने लगातार 4 महीने तक घेरा लगाए रखा, और उस समय शेर खां इतना मजबूत नहीं था। इस वजह से उसने संधि प्रस्ताव दिया, और हुमायूं जो कि संधि करने में माहिर था, उसने संधि कर ली। और इस संधि के तहत शेर खां का एक पुत्र था कुतुब खां। ये कुतुब खां हुमायूं के दरबार में एक अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ उपस्थित हुआ, और शेर खां के द्वारा हुमायूं को काफी धन भी दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मुख्य तोपची रूमी खां हुमायूं से पूर्व किसकी सेवा में था? शेरशाह, बहादुर शाह, महमूद लोदी या नुसरत खां? इसी वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं कि हुमायूं का एक तोपची रूमी खां हुमायूं से पहले गुजरात शासक बहादुर शाह का तोपची था, पर सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर एंड मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई हुमायूं के हाथों, और रूमी खां बहादुर शाह की सेवा को छोड़ करके हुमायूं की सेवा में चला गया। तो हुमायूं से पूर्व रूमी खां किसका तोपची था? बहादुर शाह का। हुमायूं के मुख्य तोपची का नाम क्या था? रूमी खां। अगर पूछ ले बाबर के तोपचियों का नाम क्या था, तो मुस्तफा खां और उस्ताद अली। चलिए अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, किस इतिहासकार का कथन है हुमायूं को मालवा एवं गुजरात पके हुए आम की भांति मिले? देखिए पके हुए आमों को खाना बहुत आसान होता है, पर यदि समय पर न खाया जाए तो वे शीघ्र ही सड़ भी जाते हैं।
इसी प्रकार हुमायूं को गुजरात और मालवा प्राप्त तो बहुत आसानी से हो गए, ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा, हुमायूं का कब्जा हो गया। पर हुमायूं वहां का प्रशासक नियुक्त करके आ गया हिंदाल को और लौट गया गुजरात और मालवा से। और हिंदाल जो कि हुमायूं का भाई था, हुमायूं के प्रति कुछ खास वफादार नहीं था, वो भी गुजरात को छोड़ करके चला गया और बहादुर शाह ने बहुत शीघ्रता से वापसी करते हुए मालवा और गुजरात पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इसलिए इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं को मालवा और गुजरात एक पके हुए आम की भांति मिले जो शीघ्र ही उसके हाथों से निकल भी गए। तो लेनपूल का कथन है हुमायूं को मालवा एवं गुजरात पके हुए आम की भांति प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये आज के 25 प्रश्न थे जिसमें हमने बाबर को बहुत ही विस्तार से पढ़ा और कुछ प्रश्न हमने हुमायूं से रिलेटेड भी देखे। आने वाली वीडियो में हम हुमायूं और शेर शाह सूरी को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद हम अकबर पर चले जाएंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और यदि सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।